अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया न्यूरॉन की शेप्स के बारे में, और उसके बाद हमने बाकी चीज़ें डिस्कस की न्यूरॉन के बारे में कि वो कैसे काम कर रहे हैं। और उसमें फिर जो है एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होती है, हाइपर पोलराइजेशन क्या होती है, थ्रेशहोल्ड क्या होता है। इस तरह के कंसेप्ट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए। आज हम डिस्कस पढ़ेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में कि बैलेंस ऑफ टू फोर्सेस किस तरह से काम करता है। सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा बेसिक्स समझने की ज़रूरत है केमिस्ट्री के हवाले से कि किस तरह फोर्सेस काम कर रही होती हैं, चार्जेस जो हैं वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं। इससे क्या है, हमें ये समझने में हेल्प मिलेगी कि न्यूरॉन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के ज़रिए किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें एक पॉइंट समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ जो है कोई भी केमिकल है तो वो बेसिकली मॉलिक्यूल्स पे बेस कर रहा होता है। अब मॉलिक्यूल्स की एक नेचर है, एक उनमें क्वालिटी है कि वो हमेशा अपने आप को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जिस चीज़ में वो मिक्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने रूम में एयर फ्रेशनर जो है वो उसको उसका छिड़काव करते हैं तो वो विद टाइम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर पूरे रूम में इक्वली एक खुशबू मुहैया कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले दी प्रोसेस बाय जो वेयर बाय मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्व्स इवन थ्रू आउट द मीडियम इन विच दे आर डिजॉल्व्ड इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अगर हम केमिकल्स की बात करें जो किसी मटेरियल में हम मिक्स करें, जैसे चीनी या नमक को पानी में मिक्स कर दें, तो वो इक्वली हमें टेस्ट दे रहा होता है। जिस तरह ये नहीं होता कि वो हम एक सिप लें तो हमें बहुत ही ज़्यादा मीठा फील हो रहा हो, बाकी सिप्स पे कहीं पर कम मीठा है, कहीं पर बिल्कुल फीका है। तो इस तरह से नहीं होता, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर काम कर रहे होते हैं। तो इस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को हम ये टर्म देते हैं डिफ्यूजन। ठीक है। मॉलिक्यूल जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे होते हैं। वो कंटिन्यूसली हरकत में होते हैं। सिर्फ एक दर्जा हरारत है जिसे एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं, यानी जिस पर वो टेम्परेचर जिस पर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हरकत करना बंद कर देते हैं। इसके अलावा मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा कर एक ऐसी वो पावर जनरेट कर रहे होते हैं जो उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने में हेल्प क्रिएट कर रही होती है। तो इस उनके जो क्वालिटी है जो उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। जब कोई भी चीज़, कोई भी नहीं, कुछ सब्सटेंसेस कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं उनमें ये है कि वो कोई चीज़ तो उसमें ज़ाहिर सी बात है, हर चीज़ में केमिकल होना, वो फर्दर एक ही केमिकल पे बेस हो रहे होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे। कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो जब पानी में हल की जाती हैं तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, यानी उनमें डिफरेंट तरह का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। कोई भी चीज़ जिस पर ऐसी उसमें प्रॉपर्टी हो कि वो उस पर वो डिफरेंट चार्जेस में वो डिवाइड हो जाएं तो उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। जिस तरह नमक की एग्जांपल दी, हम फर्दर आगे भी डिस्कस करते हैं, तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस में डिवाइड हो जाते हैं, जिन्हें हम आयंस कह रहे होते हैं। चार्ज पार्टिकल्स जो हैं उन्हें हम आयंस कहते हैं। अब आयंस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कैटाइंस जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और एक होते हैं एनाइंस जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इन्हें याद करने का आसान हल ये है कि एनाइन जो है ए एन, हम इन्हें कह सकते हैं ए नेगेटिव, ए एन, ए के बाद एन है तो आर नेगेटिव।
ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि कैट आयंस जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल हम सोडियम क्लोराइड जो हमारा नमक है, उसे उसे हम केमिकल फार्मूला है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पे, क्लोराइड आयंस या क्लोरीन जो है उस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब हम सोडियम क्लोराइड या नमक को पानी में मिक्स करते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें वो डिवाइड हो जाते हैं। वो जो है सोडियम आयंस अलग हो जाएंगे पॉजिटिवली चार्ज, और नेगेटिव जो क्लोराइड आयंस हैं वो अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इससे क्या होगा, उनमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होगा। वो प्रेशर क्या काम करता है, वो वहाँ पर पॉजिटिव आयंस जो हैं वो नेगेटिव आयन को रिपेल कर वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और पॉजिटिव आयंस को रिपेल कर रहे होते हैं। जिस तरह मैग्नेट मकनातीस जो है वो सेम साइड्स एक दूसरे को रिपेल करती हैं, एक दूसरे से दूर करती हैं, ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही होती हैं। इस तरह जब क्लोरीन और सोडियम के आयंस वो मल्टीपल आयंस होंगे, ये नहीं होगा कि वो एक आयन पॉजिटिव बन जाएगा एक नेगेटिव, वो हज़ारों की तादाद में होंगे। तो उसमें क्या है, एक फोर्स जनरेट होगी, जो जब पॉजिटिव आयन पॉजिटिव के करीब होगा तो वो उसे पुश करेगा, और पॉजिटिव आयन नेगेटिव की तरफ जाएगा तो वो उसे अट्रैक्ट करेगा। तो इससे क्या है, एक जो है अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो उसमें एक मैकेनिज्म बन जाता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। As the force of diffusion moves molecules from region of high concentration to region of low concentration, यानी इसमें वही चीज़ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर में वो आयंस जो हैं उसी तरह जिसमें हमने डिफ्यूजन्स की बात की कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होता है। अब आयंस में अब अगर हम सेल्स की बात करें, सेल्स में हम बात कर रहे हैं, ये तो ओवरऑल सभी सेल्स की बात है, लेकिन हमारा टॉपिक मेन थीम है न्यूरॉन्स के बारे में, कि न्यूरॉन का जो सेल है उसके अंदर किस तरह से चार्जेस काम कर रहे होते हैं, उसमें सिग्नल्स को रिसीव करने या सिग्नल्स को आगे भेजने के वाले से। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने स्क्विड जो फिश थी उसके एक्सॉन के बारे में बात की, कि जब उसमें इंटरनली नेगेटिव चार्ज होता है, बाहर पॉजिटिव है, तो हम उसे नेगेटिव अंदर है, बाहर पॉजिटिव है। तो इसे भी याद करने के लिए हम इस तरह से कर सकते हैं, हम टर्म बना सकते हैं नेग इन पॉज आउट। जिस तरह पास आउट कहते हैं कि हम यहाँ से पास आउट हो गए, तो जो है पास को हम पॉज कह लेते हैं, पॉज मीन्स पॉजिटिव। तो नेग इन नेगेटिव इनसाइड है, और पॉज आउट पॉजिटिव आउटसाइड पे है। तो सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर जो है नेग इन नेगेटिव चार्ज उसके अंदर मौजूद है। तो ये भी हमें एक याद करने का फार्मूला मिल गया कि किस तरह से हम चार्ज को, या हम ये याद कर सकते हैं कि न्यूरॉन के अंदर कौन सा चार्ज है और बाहर उसके कौन सा चार्ज होता है। अब जो है सेल के अंदर और बाहर कुछ लिक्विड मटेरियल फ्लूइड्स होते हैं, जो अंदर है उसे इंट्रासेलुलर कहते हैं, और जो बाहर होता है उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। अब ये जो फ्लूइड है उसमें भी आयंस मौजूद होते हैं, उसमें भी चार्जेस मौजूद होते हैं। अब हम आते हैं न्यूरॉन की तरफ। एक न्यूरॉन जो है उसके फ्लूइड्स में डिफरेंट, यानी इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डिफरेंट आयंस मौजूद होते हैं। मेनली वो चार तरह के आयंस होते हैं। एक ऑर्गेनिक आयंस होते हैं जो कि ए से जाहिर किए जाते हैं और इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ऑर्गेनिक एनाइंस की हमने बात कर ली
कैटाइंस पॉजिटिव हैं और एनाइंस नेगेटिव हैं। तो ये ऑर्गेनिक एनाइंस हैं, तो ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और नेगेटिव इन पे चार्ज होता है। फिर उसके बाद इसमें क्लोराइड आइंस मौजूद हैं जो कि नेगेटिव हैं, जिसमें हमने सोडियम क्लोराइड की भी एग्जांपल दी। अब सोडियम आइंस हैं वो पॉजिटिव होते हैं और पोटाशियम आइंस जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। 4 तरह के मेन आइंस मौजूद होते हैं इंट्रासेलुलर या और एक्स्ट्रा सेलुलर या इन फ्लूइड्स में। इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में 4 तरह के मेन आइंस होते हैं। उनमें से 2 नेगेटिव हैं जिनमें ऑर्गेनिक आइंस हैं, और क्लोराइड आइंस हैं वो नेगेटिव हैं, और पॉजिटिव जो हैं उनमें सोडियम आइंस हैं और पोटाशियम आइंस हैं। अब सोडियम को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं Na से, और पोटाशियम को रिप्रेजेंट करते हैं K से। इसकी क्या रीज़न है? सोडियम और पोटाशियम के ये जो वर्ड्स हैं ये लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स। सोडियम के लिए वर्ड है नेट्रियम और पोटाशियम के लिए है केलियम। तो केमिकल सिंबल्स जो हैं वो उसी बेसिस पे हैं। नेट्रियम का Na है और पोटाशियम का K है। तो अभी तक हमें यह समझ आ गई कि 4 तरह के आयंस होते हैं। यहाँ पर हम पिक्चर की तरफ आते हैं। 4 तरह के आयंस होते हैं किसी भी न्यूरॉन के इंट्रासेलुलर और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें। कौन से आयंस होते हैं? ऑर्गेनिक एनाइंस हैं, ए से रिप्रेजेंट, नेगेटिव हैं। फिर दूसरा नेगेटिव क्लोरीन आयन है। उसके बाद पॉजिटिव आयंस कौन से हैं? पोटाशियम है और सोडियम है। अब इसमें डिफरेंट तरह के आयंस हैं जो कि इनमें मौजूद होते हैं इंट्रासेलुलर में और एक्स्ट्रा सेलुलर में। ओवरऑल ये सारे मौजूद हैं, लेकिन इनमें कंसंट्रेशन या कुछ कंडीशंस मौजूद होती हैं। ऑर्गेनिक एनाइंस जो हैं ये क्योंकि नेगेटिवली भी चार्ज होते हैं, ये हमेशा और सिर्फ इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ही मौजूद होते हैं। यानी सेल के अंदर जो फ्लूइड है, न्यूरॉन के अंदर जो फ्लूइड है, उसमें जो ये ऑर्गेनिक एनाइंस हैं ये मौजूद होंगे, ये उसके बाहर नहीं होंगे। जबकि अदर 3 आयंस आर फाउंड इन बोथ इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है। जो ऑर्गेनिक आयंस हैं ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रासेलुलर फ्लूइड में है, सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसमें है, और बाकी जो आयंस हैं तीनों वो इंट्रा में भी मौजूद हो सकते हैं, एक्स्ट्रा में भी मौजूद होते हैं। अब उसमें फर्दर डिवीजन है। पोटाशियम जो है प्रोडोमिनेंटली फाउंड इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड। पोटाशियम जो है वो इंट्रासेलुलर में सबसे ज़्यादा और मेनली वहाँ पे होता है, जबकि सोडियम और क्लोरीन का जो क्लोराइड आयंस हैं वो मेनली वो होते हैं मौजूद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। जो सेल के अंदर फ्लूइड है उसमें हमने देखा 2 आयंस डोमिनेंट हैं। एक तो ऑर्गेनिक कैटाइन है जो कि मौजूद ही सेल के अंदर है। दूसरा पोटाशियम के आयंस डोमिनेंट हैं उसके अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, जबकि अंदर भी सोडियम और क्लोराइड के आयंस मौजूद होते हैं, लेकिन वो अक्सरियत में सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मौजूद होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अब ये जो है आयंस, क्योंकि अंदर नेगेटिव चार्ज होता है न्यूरॉन के और बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें अपनी जगहों पर मौजूद होती हैं। एनाइंस जो हैं वो बाहर क्योंकि क्लोरीन भी है, अंदर एक नेगेटिव चार्ज है, तो वो जो है ऑर्गेनिक एनाइंस जो हैं ये इनके हवाले से मेम्ब्रेन जो है वो इम्परमिएबल है। हमने ब्लड ब्रेन बैरियर में बात की सिलेक्टिवली परमिएबल, कि वो
थोड़े से सिलेक्टेड चीज़ों को परमिशन दे रहा होता है, अलाउ कर रहा होता है कि वो इधर उधर वहाँ से मूव कर सकें। जबकि मेम्ब्रेन जो है वो एनाइंस के, ऑर्गेनिक एनाइंस के मामले में इम्परमिएबल है, वो उन्हें अलाउ नहीं करती कि वो इधर उधर ट्रांसफ़र हो सकें। तो वो सेल के अंदर अपनी स्पेसिफिक पोजीशंस ही बरकरार रख रहे हैं, वो वहीं पर ही मौजूद रहते हैं। पोटाशियम आयन इज़ कंसनट्रेटेड विद इन द सेल। अक्सरियत में, मेजॉरिटी में पोटाशियम के आयन जो हैं वो सेल के अंदर ही, एक्सॉन के अंदर ही मौजूद हैं। अब इससे क्या होगा, फोर्स ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, तो फोर्स ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इसे कोशिश करती है कि इसे बाहर को भेजे। जबकि बाहर पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम आइंस, अंदर हमने बात की नेगेटिव चार्ज होता है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है, तो बाहर से पॉजिटिव चार्ज जो है वो भी इसे पुश करता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर ही मौजूद रहता है। अब क्लोराइड आयन जो है इज इन ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन आउटसाइड द एक्सॉन। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है एक्सॉन के बाहर जो है, ये वहाँ पर अक्सरियत में है क्लोराइड आयन। अब वो क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो उसे अंदर का नेगेटिव चार्ज जो वो पुश कर रहा होता है, वो वहाँ पर अपनी जगह पर ही मौजूद रहता है। सोडियम आयन जो है वो बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन में है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम बनती है कि बाहर पॉजिटिव चार्ज के जो सोडियम पार्टिकल्स हैं ये ज़्यादा कंसंट्रेशन में है, और अंदर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो सोडियम आयंस जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं अंदर की तरफ, और वो अंदर की तरफ मूव भी कर सकते हैं। अब वहाँ पर होता क्या है, कुछ जीन्स होते, प्रोटीन्स हैं जो कि वो एक सोडियम पोटाशियम ट्रांसपोर्टर्स का काम कर रहे होते हैं, जो सोडियम को और पोटाशियम को अंदर या बाहर मूव कर रहे होते हैं। तो इससे एक बैलेंस क्रिएट होता है। इसको हम फर्दर देखते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा होता है। आयन चैनल्स क्या हैं? आयन चैनल्स वो हैं स्पेशलाइज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दैट परमिट स्पेसिफिक आयंस टू एंटर और लीव द सेल्स। तो सोडियम पोटाशियम ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो भी बेसिकली आयन चैनल्स को ही डील कर रहे होते हैं। वो सोडियम और पोटाशियम की ट्रांसपोर्ट को डील कर रहे होते हैं कि वो अंदर और इन्हें बाहर को भेज देते हैं। अब होता क्या है, होता ये है कि एक न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट पे, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि हम इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है जो माइक्रो इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए उनमें इलेक्ट्रिक चार्ज एक न्यूरॉन के अंदर नेगेटिवली -73 मिली वोल्ट चार्ज है, तो वहाँ पर जब हम उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ऐड करना शुरू कर दें, हम उसे हाइपर एक्टिव करना शुरू कर दें, तो हाइपर पोलराइजेशन की तरफ, डीपोलराइजेशन की तरफ ले जाएं, तो जब हाइपर पोलराइजेशन होगी, जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज समा जाएगा, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए न्यूरॉन जो है फायर करेगा, यानी वो मैसेज जो है, वो सिग्नल जो है, वो उसे नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ फेंकेगा। अब होता क्या है, होता ये है कि न्यूरॉन जो है वो सिग्नल को एक्सॉन से तो वो तेज़ी से भेज रहा है थ्रू इलेक्ट्रिकल पल्स, और उसके बाद जो है वो टर्मिनल बटन्स तक जब पहुंचेगी, तब वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा जो कि केमिकल्स हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर सैनैप्स से गुजरकर, सैनैप्स थोड़ा सा फासला होता है दो न्यूरॉन्स के दरमियान, वो एक दूसरे से टोटली अटैच नहीं होते, तो सैनैप्स से न्यूरोट्रांसमीटर जब क्रॉस होगा तो वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे, रिसेप्टर सेल्स पे जाकर अटैच होगा। इससे क्या होगा कि जो अटैचमेंट होगी, अब जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बेसिकली केमिकल है, केमिकल किस नौइयत का है, उस पर भी चार्ज है, उस पर भी
चार्ज मौजूद है, यानी वो भी आयंस पर मुश्तमिल है। अब हुआ क्या कि उसके न्यूरॉन के अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज है, बाहर उसके पॉजिटिव सेम मिकदार में चार्ज है। अब जब उसके अंदर एक वो और चार्ज ऐड हुआ तो उसका बैलेंस, जो फोर्स ऑफ डिफ्यूजन है, या एक जो वो एक एक्विलिब्रियम है, एक बैलेंस्ड वहाँ पर मौजूद है इनसाइड और आउटसाइड में, वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि अब अंदर तो चार्ज ज़्यादा हो गया। अब उस चार्ज को डील करने के लिए आयंस जो है, आयन चैनल्स वो ओपन हो जाते हैं। उससे क्या होगा कि वो सोडियम और पोटाशियम के आयंस को इनसाइड और आउटसाइड मूव करना शुरू कर देंगे। उससे क्या होगा, अब इस पे यहाँ पर हमने देखते हैं, यहाँ पर है वोल्टेज डिपेंडेंट आयन चैनल्स। ये क्या चीज़ है कि आयन चैनल्स जो हैं वो वोल्टेज की बेस पर, नेगेटिव -73 मिली वोल्ट वो चार्ज है, तो वोल्टेज चार्ज को जाहिर कर रहा है। अब जब चार्ज उसमें एक लिमिट तक जाएगा, एक नॉर्मल लिमिट है दोनों में, एक एक्विलिब्रियम है, एक बैलेंस है इनसाइड और आउटसाइड में। अब जब वो चार्ज एक न्यूरोट्रांसमीटर के आयंस के आने से वो अंदर चेंज हो गया, तो अब उसने वो चार्ज को आगे की तरफ बैलेंस करना है। उससे क्या होगा, वोल्टेज डिपेंडेंट आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगे, और वो आयन चैनल्स सोडियम और पोटाशियम के आयंस को इनसाइड और आउटसाइड मूव करके वो उस बैलेंस को दोबारा से मेंटेन कर लेंगे। अब जब चार्ज मूव हुआ तो साथ ही उसने एज पल्स उस सिग्नल को आगे को भेज दिया, और खुद को वो उसने नॉर्मलाइज करने के लिए साथ में ही सोडियम और पोटाशियम के आयंस को, सोडियम पोटाशियम जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन्होंने सोडियम को बाहर भेजा, पोटाशियम को अंदर खींचा, तो उससे अगेन एक बैलेंस क्रिएट हो गया, और अगेन न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट पर आ जाता है। सिंपली सेइंग कि होता यह है कि जब न्यूरॉन्स, जब उसके अंदर और बाहर बेसिकली तो सेम चार्ज मौजूद है, बेसिकली तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, एक बैलेंस मौजूद है उसके अंदर भी और उसके बाहर भी। लेकिन एक नया न्यूरोट्रांसमीटर आया, उसके जो आयंस हैं उस पे जो चार्ज है वो जब एंटर होगा न्यूरॉन के अंदर, तो अब उसने अपनी जगह बनानी है। अब उससे क्या होगा कि वहाँ पर चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो दोनों चीज़ें बराबरी की सूरत में हैं, अब अंदर इक्वलिटी नहीं रही, अब अंदर बराबर चार्ज नहीं रहा। उसके हवाले से क्या है कि या तो वो न्यूरॉन उस चार्ज को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, या फिर वो नॉर्मल होने की तरफ आएगा। तो नॉर्मल होने के लिए वो क्या है कि वो दोनों टाइम पे दोनों काम करेगा। एक, वो उसे फर्दर आगे की तरफ मूव करेगा, और ख़ुद को वो मेंटेन करेगा। अब जैसे ही अंदर चार्ज ज़्यादा हो गया तो बाहर वाले सोडियम और पोटाशियम के जो आयंस हैं, अंदर से बाहर वो पोटाशियम पहुंचा, और जो है सोडियम अंदर की तरफ मूव करने लग जाता है। अब उससे क्या है, अंदर फिर चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो गया कि अंदर पॉजिटिव ज़्यादा हो गया। जिस तरह हमने हाइपरपोलराइजेशन में बात की कि जब एक लिमिट से ज़्यादा चार्ज एक्सीड हुआ तो वो उसे एज पल्स नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ भी भेजेगा। अब चार्ज जो है वो तो नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सारा जो चार्ज है वो टर्मिनल बटन से टकरा कर वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ करेगा। लेकिन न्यूरॉन के जो अंदर वो टर्मिनल बटन से टकराने के बाद भी एक्सॉन के अंदर जो चार्ज है वो तो सेम रहेगा, वो चार्ज तो बाहर को मूव नहीं करेगा। तो उसके
जो हल के तौर पर वोल्टेज डिपेंडेंट आयन चैनल्स ओपन होंगे, वो सोडियम और पोटाशियम को अंदर और बाहर की तरफ मूव करके एक बैलेंस क्रिएट कर लेंगे, जिस पर अगेन वो न्यूरॉन के अंदर नेगेटिव 73 मिलीवोल्ट करंट हो जाएगा और बाहर जो है प्लस 73 मिलीवोल्ट चार्ज आ जाएगा। तो न्यूरॉन अगेन रेस्टिंग स्टेट पर आ जाएगा, अगेन वो नॉर्मल आ जाएगा। अब एक और यहाँ पर टर्म है ऑल आर नॉन लॉ। ऑल सभी का सभी, और नन बिल्कुल नहीं, लॉ कानून या जो तरीकाकार है। इसमें क्या है कि ये जो टर्म है ये बहुत कॉमनली यूज होती है न्यूरॉन्स के रेलिवेंट। ऑल और नन लॉ का ये कंसेप्ट है कि न्यूरॉन या तो प्रॉपरली फायर करेगा या बिल्कुल फायर नहीं करेगा। यानी ये नहीं होगा कि कोई चार्ज न्यूरॉन के अंदर आया तो न्यूरॉन जो है वो उस चार्ज को बर्दाश्त कर लेगा और वो कोई रिएक्शन नहीं देगा, या फिर या तो वो न्यूरॉन कंटिन्यू प्रॉपरली वो अपना सिग्नल आगे को भेजेगा या वो वहाँ से अपने सिग्नल को रोक लेगा। यानी न्यूरॉन दो तरह से काम कर रहे होते हैं, या तो वो कंटिन्यूसली ऑल पे काम करता है या फिर नॉन पे काम करता है, पार्शली काम नहीं करता। यानी ये बिल्कुल नहीं होता कि न्यूरॉन थोड़ा सा जो है एक सिग्नल या तो कंप्लीटली रिसीव करेगा और उसे कंप्लीट ही आगे भेजेगा, या फिर वो आगे यानी वो रिसीव नहीं करेगा, वो आगे नहीं भेजेगा। ये सूरत नहीं होगी कि न्यूरॉन ने एक कंप्लीट मैसेज रिसीव कर लिया लेकिन आगे वो इनकम्प्लीट या पार्शियल मैसेज भेज रहा हो। सिंपली ऑल और नन लॉ का जो सिर्फ टर्म आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि न्यूरॉन या तो टोटली फायर करेगा, टोटली वो मैसेज आगे कम्युनिकेट कर रहा होगा, या वो बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं कर रहा होगा। ये कोई इसके अलावा तीसरी सूरत नहीं है कि ये नहीं हो सकता कि वो पार्शली मैसेज कम्युनिकेट कर रहा हो, कि वो थोड़ा बहुत मैसेज आगे कम्युनिकेट कर रहा हो, थोड़े बहुत न्यूरोट्रांसमीटर्स आगे रिलीज़ कर रहा हो। वो जितनी मिकदार है उतनी ही आगे भेजेगा, या वो जितनी मिकदार नहीं भेज वो अगर नहीं भेजनी तो वो बिल्कुल वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को नेक्स्ट में सेंड नहीं करेगा। ये कोई कंडीशन नहीं होगी कि न्यूरॉन जो है वो थोड़ा बहुत न्यूरोट्रांसमीटर आगे रिलीज़ करता रहे और बाकी जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसे वो वहाँ पर रिलीज़ नहीं कर रहा। जितना फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर 5 न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन रिलीज़ करता है दूसरे न्यूरॉन की तरफ, जब वो एक्शन पोटेंशियल या अपना मैसेज फायर करता है तो वो हर सूरत में 5 ही भेजेगा, या वो टोटल 5 ही भेजेगा या वो 0 भेजेगा, बिल्कुल ही नहीं भेजेगा। ये कोई कंडीशन नहीं होगी कि वो या तो 3 भेजे या 2 भेजे या 1 भेजे या 4 भेजे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या वो कम्प्लीटली मैसेज फायर करेगा या वो कम्प्लीटली नहीं फायर करेगा। यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट है। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में ओपनली डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो, किसी भी टाइम आप मुझसे ईजीली पूछ सकते हैं।